इसका जो दूसरा अपवाद है, ये दूसरा अपवाद है यहाँ पर सह प्रभाविता। दूसरा जो अपवाद है, ये अपवाद आपको याद रखना है सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता का क्या मतलब होता है? सह का माने साथ साथ होता है और प्रभाविता का माने होता है बेटे प्रभावी होना। तो अब यहां पर क्या होगा कि प्रभावी लक्षण भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी लक्षण भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों देखिएगा, इसके लिए भी पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो खोज करता है, इसका जो खोज करता है ये भी कौन है? ये भी याद रखना है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस यानी सहप्रभाविता को भी किसने खोजा? कार्ल कोरेंस ने। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि यहां पर प्रभावी, यहां पर प्रभावी, ध्यान रखना बेटे कि दूसरे पॉइंट में याद रखिएगा इसके अंदर, यानी प्रभावी व अप्रभावी लक्षण अपना समान प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहां पर आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि यहां पर बेटे ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सह प्रभाविता के अंदर जो प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण होता है, ये दोनों अपना साथ साथ और समान प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी पर हावी होगा या अप्रभावी लक्षण प्रभावी पर हावी होगा। यहां पर आपको याद रखिएगा कि जो प्रभावी लक्षण है और जो अप्रभावी लक्षण है, ये दोनों के दोनों मिलकर साथ साथ अपना समान प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बेटे इसके अंदर भी फिनोटाइप और दूसरा याद रखना है जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप इसमें भी कैसे समान होंगे? फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात इसमें भी क्या होंगे? समान। और ये अनुपात होगा 1:2:1। तो ये याद रखिएगा कि सह प्रभाविता के अंदर भी आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप एक जैसे ही मिलेंगे और ये अनुपात होगा यहाँ पर, यानी 1:2:1। अब आइएगा बेटे इसके एग्जाम्पल में, यहां पर मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो पहला उदाहरण तो अपन यहां पर लेंगे, उदाहरण नंबर 1 यानी मानव के रक्त समूह, और दूसरा उदाहरण यहां पर लेंगे मवेशियों की त्वचा का रंग। तो बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें कि सह प्रभाविता में अपन 2 अपवाद यहां पर पढ़ेंगे। तो पहला इसका उदाहरण होगा बेटे मानव के रक्त समूह और दूसरा उदाहरण होगा मवेशियों की त्वचा का रंग। तो आइएगा सबसे पहले अपन बेटे यहां पर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहां पर लेंगे अपन, एग्जाम्पल मनुष्य के रक्त समूह। तो बेटे याद रखना, मनुष्य में जो रक्त समूह होते हैं ये एबीओ सिस्टम के आधार पर, इसको आगे लेंगे, एबीओ तंत्र के आधार पर ये रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ए होता है, उसके अलावा बी होता है बेटे, यहाँ पर ए बी होता है और एक होता है यहाँ पर ओ। तो ये यहाँ पर ये जो 4 हैं ए बी ओ, तो ये तो रक्त समूह के हैं फिनोटाइप। तो याद रखना बेटे ये तो यहाँ पर इसके प्राप्त होते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि ये कितने हैं, यहाँ पर ये 4 है, ये आपको याद रखना है। अब इनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में याद रखना है कि इस ए के 2 एलील होते हैं, एक तो यहाँ पर ये ए और ये यहाँ पर ए, और एक होगा बेटे ए और ये 0। इसी तरह से यहाँ पर बी के, इसके भी एक तो बी यहाँ पर और दूसरा ये बी, और एक यहाँ पर बी और ये 0। ये ए बी के बेटे यहाँ पर ए और ये बी, और ओ को अपन इसी तरह से लिख सकते हैं ओ। यानी जो ब्लड ग्रुप के जो एलिल हैं, जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा हमारा, जो रक्त समूह होगा, रक्त समूह इसके 3 एलिल होते हैं बेटे, 3 एलिल, और 3 एलिल में
एक एलील तो यहाँ पर ये IA होता है, एक एलील यहाँ पर B होता है और एक एलील 0। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ये जो इसके यहाँ पर, तो यहाँ बेटे ये इसके जो जीनोटाइप आएंगे, ये जीनोटाइप कितने होंगे, इसके 6 होंगे जीनोटाइप, और ये जीनोटाइप इसके 6 होंगे। तो यहां अभी आपको समझना है कि एबीओ एक तंत्र होता है, उस तंत्र के अनुसार जो रक्त समूह के फिनोटाइप आपको याद करने हैं वो 4 याद करने बेटे, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और ओ। तो फिनोटाइप तो इसके कितने होंगे, इसके 4। लेकिन बेटे यहां पर ब्लड ग्रुप के या रक्त समूह के 3 एलील होते हैं। 3 एलील के अंदर ये 2 जो होंगे ये तो प्रभावी एलील होते हैं, और ये जो होता है यहाँ पर ये अप्रभावी होता है। तो यहाँ जो हमारे पास में ब्लड ग्रुप ए है, तो बेटे इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास में ये IA और IA, तो ये तो होमोजाइगस है, और एक यहाँ पर IA और I0। बी को भी अपन 2 तरह से लिख सकते हैं, यानी IB और साथ में I0। ए बी को एक ही तरह से लिख सकते हैं ए और बी, और ओ को अपन 2 तरह एक ही तरह से लिख सकते हैं यानी ओ। तो बेटे टोटल यहां पर जीनोटाइप देखेंगे अपन, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप होते हैं। अब इसको अपन कैसे समझाएंगे, तो जैसे यहां पर रक्त समूह हमारे पास में ए है और दूसरा रक्त समूह यहां पर ये दूसरा बी वाला है, तो यहां जो हमें मिला, तो बेटे ये मिला ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति। तो यहां पर ए और बी से ए प्रभावी नहीं है, यहां पर क्या है, ए बी है और बी भी है। तो सह प्रभाविता का मतलब ये है कि सह प्रभाविता में जो प्रभावी लक्षण होता है वह भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कि इसमें पहला एग्जाम्पल आपने याद किया मनुष्य के रक्त समूह, तो मनुष्य के रक्त समूह को आप जानेगा बेटे, तो एबीओ एक तंत्र होता है जिसके आधार पर रक्त समूह का जो फिनोटाइप है वो 4 होते हैं, याद रखना, और जीनोटाइप होते हैं वो 6 होते हैं। रक्त समूह के 3 एलील होते हैं, 3 एलील में एक तो IA और IB ये तो प्रभावी एलील होंगे, और एक I0 होगा ये अप्रभावी। तो इन एलील के आधार पर अपन रक्त समूह को समयुग्मनजी विषम युग्मनजी के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला ब्लड ग्रुप जो है ए, उसके 2 पार्ट हो सकते हैं, IA और A, और एक होगा IA IO। तो बेटे ये भी रक्त समूह ए होगा, ये भी रक्त समूह ए होगा। बी के भी 2 पार्ट होंगे, IB IB और IB I0, है ना। AB के एक ही होगा और O का एक ही होगा। तो टोटल जो जीनोटाइप आप देखोगे रक्त समूह के वह कितने होंगे, 6 होंगे। उसके बाद में देखो रक्त समूह को, जैसे मान लो सहप्रभाविता कैसे एग्जाम्पल आया, तो यहां पर ब्लड ग्रुप जो ए है और बी है, जब इनमें संकरण करवाया तो यहां पर ए बी हमें प्राप्त हुआ, तो यहां पर ए बी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। दूसरा उदाहरण पर अपन आगे बढ़ते हैं बेटे, तो ये दूसरा उदाहरण यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। यहां पर इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल यहां पर 2 होगा। तो एग्जाम्पल यहां पर सेकंड अपन लेते हैं, ये होगा यानी मनुष्य में मवेशियों का रक्त समूह, मनुष्यों का रक्त समूह। तो दूसरा एग्जाम्पल यहां पर जो होगा ये होगा हमारा मनुष्य में रक्त समूह। तो यहां पर आइएगा, मवेशियों की त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। दूसरा उदाहरण यहां पर इसका लेंगे, वो लेंगे बेटे मवेशियों की त्वचा का रंग। तो मवेशियों की त्वचा के रंग में जैसे एक यहां पर अपने लिया यानी काला, और एक यहां पर लिया अपन ने, ये लिया बेटे यानी श्वेत। तो ये तो यहां पर अपन ने एक तो काली गाय को लिया, और एक यहां पर अपन ने लिया सफेद गाय को, सफेद गाय। यहां काले को अपन कैपिटल बी से प्रदर्शित करें और इसको अपन यहां पर स्मॉल बी से प्रदर्शित करें। अब दोनों में बेटे यहां पर संकरण करवाएं, संकरण। तो ये संकरण क्या होगा, यहां पर सब मैटिंग होगी, ना कि क्रॉस या जो है पर परागण यहां पर आप लिखना। तो एक तो यहां पर ब्लैक गाय है और दूसरा यहाँ पर सफेद जो है वह सांड है। कोई सो भी आप प्रभावी अप्रभावी मान सकते हो। तो यहाँ जो हमें F1PD मिलेगी, इस जगह पर जो बेटे हमें F1PD मिलेगी, ये F1PD मिलेगी यानी बी। अब इसको आप क्या कह सकते हो, यानी यहां पर ये जो यहां मिला आपको काला और सफेद,
ये जो होगी ये चितकबरी होगी, चितकबरी। तो चितकबरी का माने ये होगा बेटे कि इसमें यहां पर एक तो काला और साथ में सफेद, ये दोनों कलर एक साथ होंगे, तो इसको अपन चितकबरी गाय भी यहां पर कहेंगे। अब यहां देखो आप कि इसके अंदर भी हमें जो F1PD मिल रही है वो जनकों से थोड़ी सी मध्यवर्ती है, ये याद रखना। बिल्कुल जनक यानी एक जनक बिल्कुल काला है, एक जनक बिल्कुल सफेद है, लेकिन जो F1PD आपको यहां पर मिली तो बेटे F1PD के अंदर ये चितकबरी संतति हमें मिली, तो चितकबरी संतति जो है वह अपने जनकों से अलग है। अब इसका यहां पर उसी तरह से बेटे इसका आगे संकरण करवाएंगे, तो हमें तीन तरह की यहां पर एक तो ये संतति प्राप्त होगी, एक संतति यहां पर ये प्राप्त होगी, और एक संतति स्मॉल बी और दूसरी होगी स्मॉल बी। देखो कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं बेटे कि ये संतति कैसे प्राप्त हुई। कि यहां पर आपके पास में ये है, अब इसके यहां पर दो तरह के युग्मक बनेंगे, पहला युग्मक तो कैपिटल बी होगा और दूसरा युग्मक स्मॉल बी होगा। अब इसका यहां अपन चेकर बोर्ड लेते हैं, तो चेकर बोर्ड जब यहां पर लेंगे तो यहां आप देखना बेटे कि एक तरफ तो आप यहां पर कौन से युग्मक लोगे, नर युग्मक, और एक तरफ कौन से लोगो, मादा, तो ये तो नर युग्मक मान लीजिएगा, और इधर मादा युग्मक भी सेम ऐसे की तरह होंगे। अब इसको इससे मिलाएंगे तो कैपिटल बी बना, है ना, और इसको इससे मिलाएंगे बेटे तो कैपिटल बी स्मॉल बी बना, इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसको इससे मिलाएंगे स्मॉल बी। तो ये उसी तरह से रिजल्ट मिलता है हमें जो अपने आगे देखा है। तो अब यहां देखो बेटे ये वाला जो होगा ये तो कैसा होगा, यानी काला, है ना, ये यहां पर दो होंगे, ये कैसे होंगे हमारे पास में, चितकबरे, ये चितकबरे प्राप्त होंगे, और ये हमें कैसा प्राप्त होगा, यानी सफेद। अब इसमें अनुपात देखो बेटे, तो सबसे पहले अनुपात अपन क्या देखेंगे, फिनोटाइप। तो काला हमें 1 मिल रहा है, चितकबरे हमें यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, और सफेद हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो दिखने में हमें एक तो काला नजर आ रहा है और दो चितकबरे नजर आ रहे हैं और एक सफेद, तो ये तो इसका क्या हो गया, फिनोटाइप। अगर बेटे यहां पर इसका अपन देखेंगे जीनोटाइप, तो यहां पर जब जीनोटाइप देखेंगे तो शुद्ध काला हमारे पास में 1 है, अशुद्ध काले यहां पर कितने हैं, ये 2 हैं, और शुद्ध सफेद यहां पर कितना है, 1 है। तो ये आप बच्चों देख लीजिएगा कि सहप्रभाविता के अंदर भी आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के दोनों अनुपात समान प्राप्त होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारे पास में सहप्रभाविता। तो एक बार और आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि सहप्रभाविता का मतलब यह है बच्चों कि यहां पर प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण दोनों अपने प्रभाव को साथ साथ और समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो इस गुण को अपन सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता के अंदर भी जो F1PD प्राप्त होगी वो अपने जनकों से भिन्न प्राप्त होगी, समान प्राप्त नहीं होगी, यह आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि सहप्रभाविता के अंदर भी आपको बेटे कि यहां पर जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात ये दोनों बिल्कुल समान प्राप्त होंगे। 2 उदाहरण आपको याद रखना है कि एक उदाहरण तो मैंने मनुष्य के रक्त समूह बताया, और दूसरा उदाहरण बेटे इसके अंदर होता है यानी ये हमारे पास में मवेशियों की त्वचा का रंग। तीसरा भी अगर आप याद करना चाहे तो सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया भी सहप्रभाविता का ही उदाहरण है। तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये नियम था हमारे पास में पहला, जिसे अपन ने कहा प्रभाविता का नियम। बेटे दूसरा नियम जो एक जीन वंशागति पर लागू होता है वह है पृथक्करण का नियम। यानी दूसरा एग्जाम्पल था बेटे यहां पर, और ये एग्जाम्पल था हमारा यानी मवेशियों की त्वचा का रंग। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मवेशियों की त्वचा का रंग। तो ये मवेशी बेटे ध्यान रखना, मवेशियों की त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना
कि ये मवेशियों की त्वचा का रंग, जिसके आधार पर अपन एक तो ब्लैक लिया और एक वाइट ये सफेद, ये दो जनक लिए और दो जनकों में हमें जो मध्यवर्ती जाति जो मिली यहाँ पर वो चितकबरी मिली। और इसके बाद में जब F2PD में अपन जाएंगे तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें 1:2:1 प्राप्त होगा। तो ये बेटे हमारे पास में पहला नियम था जिसको अपन ने कहा प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम जो एक शंकर क्रोज का होगा, यह नियम होगा बेटे यहां पर पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है, पहले आप इधर समझ लीजिएगा बच्चों। यानी पृथक्करण का जो नियम होगा, जैसे दो जनक लिए अपन ने यहाँ पर, एक जनक यहाँ पर, यहाँ जैसे मान लेते हैं कि ये जनक है बेटे, ये जनक यहाँ पर अपने लिया और ये जनक है यहाँ पर लंबा, और एक कौन सा लंबा है, ये है संकर लंबा, संकर लंबा। अब इस जनक में दो तरह के युग्मक यहाँ पर, इस जना पर होगा बेटे युग्मक जनन, युग्मक जनन। अब जैसे ही इसमें युग्मक जनन होगा तो बेटे यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला युग्मक यहाँ पर ये बनेगा लंबेपन का युग्मक होगा बेटे, ये ध्यान रखना, ये लंबा, और एक युग्मक बनेगा, ये युग्मक बनेगा बोना। तो यहाँ पर किसी भी एलिल में या किसी भी जनक में जब युग्मक जनन होता है तो बेटे यहाँ पर ये है हमारे पास में कोई सा भी युग्म विकल्पी, ये यहाँ पर कोई सा भी युग्म विकल्पी है। और युग्म विकल्पी में जब युग्मक जनन होता है तो युग्मक जनन के दौरान युग्म विकल्पी के जो दोनों कारक होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में ये 2n रचना है। अब जब बेटे मियोसिस होगा तो यहाँ पर ये n में ही बदलेंगे। तो यहाँ पर युग्म विकल्पी के दोनों कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो यहां पर ये जो युग्मक है लंबेपन का, तो बेटे इससे जो यहां पर युग्मक बनेगा, जो ये युग्मक बनेगा, ये युग्मक कैसा होगा, यानी ये लंबा युग्मक होगा। ये आपको याद रखना है। बोनेपन से जो युग्मक बनेगा तो ये युग्मक यहाँ पर कैसा होगा, तो बेटे ये युग्मक होगा यहाँ पर बोना। तो ये आपको याद रखिएगा कि युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी के दोनों कारक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो बेटे इन युग्म विकल्पी के दोनों कारकों का युग्मक जनन के समय अलग अलग होना यह पृथक्करण का नियम कहलाता है। और यह सार्वत्रिक सत्य नियम है, क्योंकि जब जब भी जिसमें लैंगिक जनन होगा तो बेटे लैंगिक जनन के दौरान हमेशा मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान जो द्विगुणित अवस्था है वो युग्मकों के रूप में अगुणित अवस्था में बदल जाती है। तो बच्चों यहां पर अच्छी तरह से देख लो कि यहां पर जो युग्म विकल्पी है और उसमें क्या हो रहा है बेटे, युग्मक जनन हो रहा है। युग्मक जनन के दौरान युग्म विकल्पी के जो दोनों कारक हैं वह एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब जो पहला कारक यहां पर है लंबेपन का, इससे जो बेटे युग्मक बनेगा ये लंबेपन के लिए क्या होगा, ये लंबेपन के लिए शुद्ध होगा। दूसरा जो यहां पर कारक है ये बोनेपन का, तो बोनेपन का जो युग्मक बनेगा बेटे वो बोनेपन के लिए शुद्ध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि युग्म विकल्पी के दोनों कारक एक तो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर ये किसी अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, और जिस युग्मक में ये जाते हैं वह युग्मक इस कारक के लिए शुद्ध होगा। तो फिर इसे अपन एक और नाम से जानेंगे जिसे कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो एक तो ये याद रखना। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा बेटे कि यहां पर ये पृथक्करण का नियम, युग्मक जनन के दौरान युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग होते हैं। तो एक तो ये सत्य नियम है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ रूल है, यानी ये सत्य नियम है बेटे। इस नियम का कोई अपवाद यहां पर नहीं है, क्योंकि जब भी युग्मक जनन होगा तो ये युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग होंगे। और ये किसकी वजह से होता है, तो बेटे ये होगा अर्धसूत्री विभाजन के कारण। यानी ये भी आपको याद रखना है कि पृथक्करण का नियम जिसके वजह से लगेगा ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होगा कि बेटे यहां पर युग्म विकल्पी
तो युग्म विकल्पी के जो दोनों कारक हैं, युग्म विकल्पी के दोनों कारक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि युग्म विकल्पी के जैसे मियोसिस होगा तो मियोसिस के दौरान जो युग्म विकल्पी के दोनों कारक हैं वह एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे बेटे ये दोनों कारक अलग अलग होंगे तो यहां पर याद रखिएगा कि प्रत्येक युग्मक, यहां पर यह होगा बेटे कि प्रत्येक युग्मक किसी एक कारक के लिए शुद्ध होगा। तो फिर इसका एक और नाम निकल कर आया है, तो इसे आप कह सकते हो युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो बच्चों यहां पर याद रखना है, यह हमारे पास में स्वतंत्र से पहले पृथक्करण का नियम है। तो पृथक्करण का जो नियम है, इस नियम के अनुसार 2-3 पॉइंट याद रखना है कि ये एक तो यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक सत्य नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं होता। कारण क्या है कि जो जंतु लैंगिक जनन करते हैं तो बेटे लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जो द्विगुणित अवस्था है वह हमेशा अगुणित अवस्था में बदलती है। तो यहां पर जो युग्म विकल्पी है वो एक तरह से द्विगुणित अवस्था में है। तो जैसे युग्मक जनन होगा तो युग्मक जनन के दौरान जो युग्म विकल्पी के दो कारक हैं वो बेटे एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे दोनों कारक एक दूसरे से अलग अलग होंगे और इन्हीं से आगे चलकर युग्मक बनेंगे। तो यहां पर जो भी युग्मक बनेगा, जिस कारक से युग्मक बनेगा वह युग्मक उस कारक के लक्षणों के लिए शुद्ध होगा। जैसे बेटे यहां पर इस कैपिटल टी से युग्मक बना तो यह युग्मक किसके लिए शुद्ध है, यह लंबेपन के लिए शुद्ध है। और इसी तरह से यह बौनेपन से जो युग्मक बना तो बेटे ये युग्मक बौनेपन के लक्षण के लिए शुद्ध है। तो इस पृथक्करण के नियम का एक और नाम आप याद रखना, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब यहां आप देखो कि यहां अपन ने देखा है बेटे कि F2PD के अंदर यह आपको 4 लक्षण यहां पर प्राप्त होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर ये जो प्रभावी लक्षण है इसने अपना स्वतंत्र प्रभाव यहां पर दर्शाया, स्वतंत्र प्रभाव। तो बेटे ये स्वतंत्र प्रभाव किसके कारण दर्शाया, आप ये समझना कि अगर ये स्मॉल टी है, अगर स्मॉल टी कभी भी कैपिटल टी से अलग नहीं होता तो क्या ये अपना स्वतंत्र प्रभाव दिखा पाता, तो जवाब होगा नहीं दिखा पाता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो अप्रभावी लक्षण है वो अपने स्वतंत्र प्रभाव को प्रदर्शित कर पाता है F2PD में, तो इसका कारण क्या है, पृथक्करण का नियम। इसका कारण क्या है बेटे, पृथक्करण का नियम। क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये बौनेपन का कारक है जैसे लंबेपन के कारक से अलग हुआ और उसके बाद में जब F2PD के पौधे बने तो वहां पर इस अप्रभावी लक्षण ने अपने स्वतंत्र प्रभाव को प्रदर्शित किया। तो बच्चों 2-3 पॉइंट याद रखना कि स्वतंत्र अपवयन का इसका पृथक्करण का नियम, ये नियम जो है ये F1 प्रभावी नियम पर भी लागू होता है बेटे, एक संकर क्रॉस पर भी और द्विसंकर क्रॉस पर भी लागू होता है। तो यहां आप देखिएगा कि पृथक्करण के नियम के अनुसार जब युग्मक बनते हैं बेटे, युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। और जैसे ही ये अगली पीढ़ी में, क्या मतलब है कि युग्मक में जाएंगे तो प्रत्येक युग्मक इन लक्षणों के लिए शुद्ध होगा, और इस कारण से F2PD में जो अप्रभावी लक्षण होता है ये अपने स्वतंत्र प्रभाव को प्रदर्शित कर पाता है। और इसी के साथ बेटे बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला टॉपिक अपन द्विसंकर क्रॉस शुरू करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, धन्यवाद।